पर एवेंजर एंड गेम फिल्म को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी और आप इस वीडियो का 10 के लाइक एम भी जल्दी पूरा कर देंगे। इस कहानी की शुरुआत इन्फिनिटी वॉर के बाद से होती है, जब थेनोस के स्नेप की वजह से दुनिया की आधी आबादी गायब होने लग गई थी। क्लिंट बार्टन अपनी बेटी लाइला को तीरंदाजी करना सिखा रहा होता है और उसकी वाइफ लोरा अपने 2 बेटों के साथ पिकनिक की तैयारी कर रही थी, लेकिन तभी क्लिंट को छोड़कर उसकी पूरी फैमिली स्नेप की वजह से गायब हो जाती है, जिससे क्लिंट काफी परेशान होता है। वही टोनी नेबुला के साथ गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के शिप में फंसा होता है, क्योंकि उन्हें छोड़कर सभी स्नेप में गायब हो गए थे, जिससे उन्होंने शिप में टाइटन ग्रह से उड़ान भरी, लेकिन फ्यूल खत्म होने की वजह से वो स्पेस में फंस गए थे और उन्हें अब स्पेस में 22 दिन गुजर चुके थे, जिससे अब उनके पास ना तो खाना बचा था ना ही पानी। इसीलिए टोनी अपनी मंगेतर पेपर के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करता है, क्योंकि उसे लगता था कि अब जिंदा नहीं बचेगा और अब उनके पास ऑक्सीजन भी खत्म होने वाला था। लेकिन तभी कैप्टन मार्वल उस लोकेशन पर पहुंच जाती है और उस शिप को अर्थ पर एवेंजर कंपाउंड में ले आती है। टोनी कैप्टन को बताता है कि मैं थेनोस को रोक नहीं पाया, जिससे स्पाइडरमैन और बाकी सभी गायब हो गए। तो कैप्टन भी उसे कहता है कि हमने भी बहुत सारे लोगों को खोया है। तभी पेपर टोनी के पास आती है और उसे जिंदा देखकर बहुत खुश होती है। टोनी की हालत काफी खराब होती है, क्योंकि उसे इतने दिनों से सही पोषण नहीं मिला था, जिससे उसका इलाज किया जाता है। टोनी और कैप्टन मार्वल को रोडी और बाकी सभी बताते हैं कि आज से 23 दिन पहले थेनोस धरती पर आया था और उसने पूरी दुनिया की आधी आबादी को मिटा दिया, जिससे सभी सरकारें बिखर गई और सरकारी अफसर जनगणना कर रहे हैं। स्टीव टोनी को बताता है कि हम 3 दिनों से थेनोस की तलाश कर रहे हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। टोनी कैप्टन में गुस्सा करता है कि मुझे उस वक्त तुम्हारी मदद की जरूरत थी और मैंने तुम्हें कहा था कि हमें अर्थ के ऊपर एक सॉलिड कवच बनाना चाहिए, लेकिन तुमने मेरी नहीं सुनी। टोनी कमजोरी की वजह से बेहोश हो जाता है, इसीलिए ब्रूस उसे नींद का इंजेक्शन लगा देता है ताकि वो ठीक से आराम कर पाए। कैप्टन मार्वल वहाँ से थेनोस को मारने के लिए निकलने लगती है, तो नताशा उसे कहती है कि हम यहाँ मिलकर काम करते हैं और क्या तुम जानती हो कि वो कहाँ है? तो केरल उसे कहती है कि मैं उसका पता लगा लूंगी। नेबुला उन्हें कहती है कि मैं जानती हूँ कि मेरा बाप थेनोस कहाँ है और उन्हें बताती है कि थेनोस ने मुझे कई साल जोड़ तोड़ के बनाने में लगाए, जिससे मैं हर बार उससे पूछती कि हम प्लान कामयाब होने के बाद कहाँ जाएंगे, और वो मुझे हर बार एक ही बात कहता कि हम अपने बगीचे में जाएंगे, लेकिन मैं नहीं जानती कि वो बगीचा कहाँ है। तो रॉकेट उन्हें बताता है कि 23 दिन पहले जब थेनोस ने चुटकी बजाई थी, जिससे एक बहुत बड़ा झटका लगा, जैसे आकाश गंगा में सुनामी आ गई हो, लेकिन 2 दिन पहले ऐसा फिर से प्लेनेट 0259 पर हुआ है, जिससे वो समझ जाते हैं कि थेनोस वही है। तो कैप्टन मार्वल उन्हें कहती है कि मणि अभी भी उसके पास है, इसीलिए हम उसे छीन लेंगे और उसकी शक्ति से सभी को वापस ले आएंगे। तो ब्रूस उन्हें कहता है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो इस बात की यह गारंटी है कि पिछली बार जो अंजाम हुआ था वो इस बार नहीं होगा। केरल उसे कहती है कि पिछली बार मैं यहाँ नहीं थी, इसीलिए तुम उसे रोक नहीं पाए। तो रोडी उसे कहता है कि हम सभी सुपर हीरो हैं और अगर तुम्हें लड़ने का इतना ही शौक है तो तुम पिछली बार कहाँ गई थी? तो केरल उसे कहती है कि ब्रह्मांड में और भी प्लेनेट है। तो थोर उसे डराने के लिए अपने स्टॉर्म ब्रेकर को वहाँ बुला लेता है, लेकिन इससे केरल को कोई फर्क नहीं पड़ता, जिससे थोर समझ जाता है कि उसमें बहुत पावर है। फिर वो सभी गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की शिप लेकर उस प्लेनेट की तरफ निकल जाते हैं। वहीं थेनोस अपने गार्डन में होता है जहाँ अपने लिए खाना पका रहा होता है। तभी कैप्टन मार्वल के साथ सभी सुपर हीरो उस पर हमला कर देते हैं। थोर थेनोस का गॉर्डलेट निकालने के लिए उसका हाथ ही काट देता है, लेकिन उसमें एक भी अनंत मणि नहीं होती। स्टीव थेनोस से इन्फिनिटी स्टोन के बारे में पूछता है, तो थेनोस उसे कहता है कि उन अनंत मणियों का काम सिर्फ सृष्टि का संतुलन बनाना था और उसके बाद उनका कोई काम नहीं था, इसीलिए मैंने उन्हीं मणियों की शक्ति से उन अनंत मणियों को पूरी तरह से खत्म कर दिया, जिससे 2 दिन पहले वो खतरनाक विस्फोट हुआ था जिसमें मैं भी अधमरा हो गया। इससे थोर को बहुत गुस्सा आता है और उसका सर दर्द से अलग कर देता है। सभी काफी दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उन अनंत मणियों से आधी आबादी को वापस जिंदा कर सकते थे, लेकिन अब उनकी उम्मीद भी टूट चुकी थी। फिर हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अभी भी बची हुई आधी आबादी अपने परिवार और लोगों के खोने के गम से उबर नहीं पाई थी, क्योंकि अपनों के जाने की वजह से उनकी जिंदगी अकेलेपन में गुजर रही थी। स्टीव अपने कुछ साथियों को हिम्मत देकर बताता है कि मैंने भी अपना प्यार खोया है, क्योंकि मैं 70 साल तक बर्फ में जमा रहा और जब मैं वापस लौटा तो जा चुकी थी। वहीं फिर हमें सैन फ्रांसिस्को में सेल्फ स्टोर नाम की एक कंपनी में
स्कॉट के लॉकर को दिखाया जाता है क्योंकि बिलीव में गायब हुए सभी लोगों के सामानों को वहाँ रखा हुआ था। वहाँ एक चूहे की वजह से क्वांटम स्प्लाइसर मशीन ऑन हो जाती है जिससे स्कॉट क्वांटम फील्ड से बाहर आ जाता है। वो सीसीटीवी की मदद से गार्ड का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है जिससे गार्ड उसे लॉकर से बाहर निकाल देता है, मगर उसे कुछ समझ नहीं आता कि पूरे शहर को क्या हुआ है। फिर वो वॉल ऑफ द वेनिश नाम की जगह पर पहुंचता है जहां सैन फ्रांसिस्को के लोगों के नाम वॉल पर लिखे होते हैं जो स्नैप में गायब हो गए थे। जहां स्कॉट को खुद का नाम भी दिखाई देता है लेकिन वहां उसकी बेटी का नाम नहीं होता, जिससे उसे पता चल जाता है कि उसकी बेटी जिंदा है। इसीलिए उसे घर पर मिलने जाता है। कैसी अपने डेट को देखकर बहुत खुश होती है। स्कॉट उसे कहता है कि तुम बहुत बड़ी हो चुकी हो, जिससे वो खुश होते हैं। वही हमें एवेंजर्स कंपाउंड में दिखाया जाता है कि नताशा पूरी टीम को कमांड दे रही होती है और रोडी उसे हाल ही में बार्टन द्वारा किए गए कार्टेल कार्नेज के बारे में बताता है, जिससे नताशा दुखी होती है क्योंकि उसका साथी बार्टन बुरे काम कर रहा था। तभी स्कॉट भी वहाँ दरवाजे के बाहर आ जाता है। कैप्टन और नताशा उसे जिंदा देखकर खुश होते हैं। स्कॉट उन्हें बताता है कि थेनोस के चुटकी बजाने से पहले मैं क्वांटम रेम में था। क्वांटम रेम दरअसल एक छोटा सा ब्रह्मांड होता है जहाँ घुसने के लिए आपको बहुत छोटा होना पड़ता है और होप मुझे वहाँ से बाहर निकालने वाली थी, लेकिन तभी थेनोस के स्नेप की वजह से होप धूल बनकर गायब हो गई और मैं वहीं फंसा रहा। लेकिन मेरे लिए वो 5 साल सिर्फ घंटों के बराबर थे क्योंकि क्वांटम रेम के नियम हमारी दुनिया से अलग है। इसीलिए मुझे इससे एक आइडिया आया कि अगर हम क्वांटम रेम में रास्ते ढूंढ सके तो उससे हम समय में पीछे जाकर थेनोस से पहले वो इन्फिनिटी स्टोन हासिल कर सकते हैं, जिससे हम भी चुटकी बजाकर सब कुछ पहले जैसा कर देंगे। लेकिन उन्हें क्वांटम फिजिक्स के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था, इसीलिए उन्हें समझ नहीं आता कि वो टाइम मशीन कैसे बनाएंगे और वो टोनी को ढूंढने निकल पड़ते हैं। वही हमें टोनी को दिखाया जाता है जिसकी अब एक बेटी होती है क्योंकि पेपर और टोनी ने अब शादी कर ली थी। टोनी अपनी बेटी मॉर्गन के साथ खेल रहा होता है। तभी स्टीव नताशा और स्कॉट के साथ वहाँ जाता है और वो टोनी को अपने आइडिया के बारे में बताते हैं जिन्हें स्कॉट ने टाइम डकैती नाम दिया था। लेकिन टोनी उनकी मदद करने से मना कर देता है क्योंकि अब अपनी लाइफ में सेटल हो चुका था और उसे डर था कि वो इस बार थेनोस से लड़ाई में अपने परिवार को भी खो सकता है। स्टीव उसे कहता है कि हमारे पास आखिरी मौका है जिससे हम सब सही कर सकते हैं। तो टोनी उसे कहता है कि मैं इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहता क्योंकि मेरी बेटी मेरी आखिरी उम्मीद है। यह कहकर अंदर चला जाता है जिससे कैप्टन और बाकी सब ब्रूस बैनर के पास आते हैं जहाँ स्कॉट ब्रूस और हल्क का मिक्स रूप देखकर बहुत हैरान होता है और उससे इस बारे में पूछता है। तो ब्रूस उसे बताता है कि जब 5 साल पहले थेनोस ने सभी की बैंड बजाई थी तो उस वक्त मुझे हल्क की जरूरत थी लेकिन वो बाहर नहीं आया, जिससे मैं समझ गया कि हल्क मेरा दर्द नहीं बल्कि दवा है। इसीलिए मैंने 18 महीने लैब में काम किया जिससे ही मैं बैनर के दिमाग